अच्छा, हम आज एक एमवीसी का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और जो हमने कंपोनेंट्स उस दिन पढ़े थे उनको हम एक्शन में देखते हैं कि वो कंपोनेंट्स क्या हैं और किस तरह से काम करते हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो गई है मेरी? जी सर। जी। ठीक है। जब आप विजुअल स्टूडियो को ओपन करेंगे और क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे, ये पहली स्क्रीन नज़र आएगी आपको। यहाँ से आप क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे और इसमें आपने जाके सर्च करना है एमवीसी को। जब आप एमवीसी को सर्च कर लेंगे तो फिर आपके पास प्रोजेक्ट टाइप आएगी ASP.NET वेब एप्लीकेशन और जिसकी हमारे पास टाइप होगी .NET फ्रेमवर्क। ठीक है। ठीक है। .NET फ्रेमवर्क के प्रोजेक्ट को आपने सेलेक्ट कर लेना है। हम यहाँ पे कहते हैं डेमो क्लास MVC है और इसको हम प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेते हैं। ये आपसे पूछ रहा है कि अगर आपने कोई टेम्पलेट यूज़ करनी है, टेम्पलेट से मतलब कि ऑलरेडी सेटअप हुआ हुआ MVC का प्रोजेक्ट यूज़ करना है या फिर आपने सारा कुछ स्क्रैच से लिखना है। तो हम लोग अभी फ़िलहाल जो है वो एम्प्टी प्रोजेक्ट से स्टार्ट करते हैं। कुछ चीज़ उसमें टेम्पलेट ना हो, सारा कुछ हम स्क्रैच से बनाना शुरू करेंगे ताकि हमें आइडिया हो चीज़ों का। और इसके अंदर हम लोगों ने कोर रेफरेंसेस जो हैं वो हमने MVC के रख लेनी ताकि हमारा एप्लीकेशन MVC पैटर्न को फॉलो करे। प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। ये आपका प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है, फाइल स्ट्रक्चर है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास जो अहम चीज़ें हैं हम उनको सिर्फ डिस्कस करेंगे इनिशियली। सबसे पहले आपकी फ़ाइल आ रही है एक web.config की फ़ाइल। इस फाइल को जब आप ओपन करेंगे इसमें ये जेसन फॉर्मेट की XML फॉर्मेट के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड चीज़ें पड़ी हुई हैं, कुछ सेटिंग्स पड़ी हुई हैं। तो अभी फ़िलहाल इस फाइल से हमारा कोई कंसर्न नहीं है। समझने की ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि एप्लीकेशन से रिलेटेड जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो सारी की सारी हमारी web.config में पड़ी होगी। वो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकती है? वो हमारी एप्लीकेशन की सेटिंग्स हो सकती हैं, वो हमारी सर्वर की सेटिंग हो सकती है सिस्टम डॉट वेब के अंदर। अगर हमारे पास कोई डेटाबेस एक्सेस करनी है तो उसकी कनेक्शन स्ट्रिंग्स जो है वो हम यहाँ पर सेट करेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पड़ी होती हैं वेब कॉन्फ़िग के अंदर। अच्छा, MVC पैटर्न में हमने डिस्कस किया था 3 कंपोनेंट होते हैं हमारी एप्लीकेशन के, एक मॉडल, एक व्यू और एक उसका कंट्रोलर। अगर आप प्रोजेक्ट में देखें तो आपके पास 3 फोल्डर्स बने हुए हैं, कंट्रोलर्स, मॉडल और व्यू का। कंट्रोलर में हमारे सारे के सारे कंट्रोलर्स पड़े होंगे, मॉडल्स में जितने भी कंट्रोलर्स ने मॉडल यूज़ करने हैं वो सारे मॉडल्स होंगे और व्यू के अंदर हर कंट्रोलर का एक व्यू पड़ा होगा। ठीक है। जी ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले कंट्रोलर क्रिएट करते हैं कि कंट्रोलर होता कैसे, उसमें बनना कैसा होता है। कंट्रोलर पर राइट क्लिक करें, ऐड करें, कंट्रोलर आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आपने जो पहला ऑप्शन है MVC5 कंट्रोलर MT, इसको सिलेक्ट कर लेना है। अच्छा, अब वो कंट्रोलर का नाम पूछ रहा है आपसे। कंट्रोलर का नाम हमेशा आप जो मर्जी रख सकते हैं कंट्रोलर का नाम, लेकिन उसके एंड पे कंट्रोलर का वर्ड होना ज़रूरी है। कंपाइलर इस कंट्रोलर के वर्ड से आपके एप्लीकेशन में जितने भी कंट्रोलर्स हैं उनको मैप करता है आपके व्यूज और मॉडल्स के ऊपर। ठीक है। फॉर जी। एग्जांपल, ठीक अगर है। आपका एक एम्प्लॉय का कंट्रोलर आपने बनाना है जिसमें आपने एम्प्लॉय की डिटेल्स शो करवानी है, तो वो आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे एम्प्लॉय और इसको नहीं हटाएंगे, ये एज इट इज़ एंड पे आपका रहेगा। ठीक है। ऐड ठीक। ठीक। करेंगे,
तो आपका जो कंट्रोलर है वो क्रिएट हो जाएगा। ये आपका कंट्रोलर जो है वो क्रिएट हो गया है। सिंपल हमारी ठीक सी शार्प की क्लास है एक, जिसका नाम है एम्प्लॉय कंट्रोलर, लेकिन वो इनहेरिट कर रही है कंट्रोलर बेस को। ये कंट्रोलर बेस की जो इनहेरिटेंस है ये इसको एक वेब कंट्रोलर के तौर पे डील करवाती है। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर इसका बिल्कुल सिंपल सा है। एक नेम स्पेस है, उसके अंदर एक फिजिकल क्लास है आपकी, और नीचे आपका एक मेथड है इस क्लास का या इस कंट्रोलर का। अच्छा, ये तो हो गया आपका कंट्रोलर। लेकिन अभी तक आपने इस कंट्रोलर का कोई व्यू नहीं क्रिएट किया। व्यू कैसे क्रिएट करना है? जो भी आपके कंट्रोलर के अंदर आपके एक्शन मेथड्स हैं या एंड पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कहेंगे इसको, दो ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास। एक ऑप्शन आ रहा है ऐड व्यू का और दूसरा आ रहा है गो टू व्यू का। ऐसा ही है। जी। जी। अगर अगर मैं गो टू व्यू पे क्लिक करता हूँ तो मुझे एक एरर मैसेज जनरेट होता है और वो कहता है कि अनेबल टू फाइंड अ मैचिंग व्यू, यानी इस कंट्रोलर के इस मेथड का मुझे कोई व्यू नहीं मिला अभी तक, क्योंकि हमने व्यू क्रिएट ही कोई नहीं किया। अगर मैं इस व्यू पर राइट क्लिक करता हूँ और इसको कहता हूँ ऐड व्यू, मेरे पास ये एक स्कैफोल्डिंग आइटम की विंडो ओपन हो गई। बाय डिफ़ॉल्ट उसने देखा कि मुझे MVC5 का व्यू बनाना है। इसको आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप इसका नाम देंगे व्यू का। अब आपका जो फंक्शन है या आपका जो एक्शन मेथड है, इसका नाम क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? एम्प्लॉय कंट्रोल। इंडेक्स। इंडेक्स। एम्प्लॉय कंट्रोलर आपके कंट्रोलर का नाम है। ठीक है। कंट्रोलर के अंदर आपका मेथड है, मेथड का नाम है इंडेक्स। ठीक। व्यू का नाम इस मेथड के नाम के इक्वल होना जरूरी है आपका। ये देखें, मैंने इस पे जैसे ही राइट क्लिक करके मैंने इसको कहा ऐड व्यू और ये डिफॉल्ट व्यू सेलेक्ट किया, तो उसने उसका नाम ऑटोमेटिकली इंडेक्स बना दिया है। ठीक। बेसिकली हुआ क्या कि उसने इस व्यू को इसके साथ मैप करना है एक्शन मेथड के साथ। ठीक ठीक है, है। ठीक है। इसको हम कर देते हैं ऐड। एक हम व्यू ऐड करते हैं तो हमारे पास अब देखिएगा कि होगा क्या। इससे पहले हमारे पास व्यू का फोल्डर एम्प्टी था। अब इस व्यू के फोल्डर के अंदर दो चीज़ें आ गई हैं हमारे पास। एक हमारे पास एम्प्लॉय और एक शेयर्ड। अगर आप एम्प्लॉय को खोलते हैं तो एम्प्लॉय के अंदर आपके पास एक फाइल बनी है index.cshtml। ये बेसिकली आपका जो व्यू क्रिएट हुआ है, आपने इस एक्शन मेथड से जो व्यू बनाया है उस व्यू को यहाँ पर उसने आके क्रिएट किया है। ठीक। ठीक है, और एक फोल्डर उसने क्रिएट किया है शेयर्ड का, और शेयर्ड के अंदर उसने एक फाइल बनाई है layout.cshtml। ये फाइल उसने ऑटोमेटिकली क्रिएट की है, हमने कुछ भी क्रिएट नहीं किया इसके अंदर। इस फाइल का काम क्या है? आपकी एप्लीकेशन के ऊपर जब आपको थीम अप्लाई करते हैं तो वो थीम बेसिकली आपका इस layout.cshtml में अप्लाई होता है, और layout.cshtml के थ्रू आपके सारे व्यूज उस थीम के ऊपर रिसाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, सर ये रिपीट कीजिएगा। लेआउट डॉट सी एस एच टी। आपकी एक एप्लीकेशन है जिसमें आपके पास टॉप पे एक मेन्यू बना हुआ है और उसके बॉटम पे एक फुटर बना हुआ है, ठीक है। और आपकी एप्लीकेशन के अंदर 10 पेजेस हैं। तो क्या आप वो ठीक। मेन्यू और फुटर 10 के 10 पेजेस पे नए बनाएंगे जाके? नहीं। वो आप किसी एक लेआउट के पेज में रखेंगे और बाकी सारे पेज उस लेआउट के पेज से इनहेरिट हो रहे होंगे। ठीक है। तो ये बेसिकली लेआउट का पेज आपकी मास्टर लेआउट या मास्टर थीम को क्रिएट करता है। इस लेआउट पेज को चलिए ओपन करके देख लेते हैं इसमें क्या कुछ हो रहा है। अगर आप लेआउट पेज को खोलते हैं तो इसमें आपके पास सिंपल जो आपकी HTML होती है वो लिखी हुई है। HTML हेड टैग है इसके अंदर, बॉडी का टैग है, और बॉडी के बाद आपके कुछ स्क्रिप्ट लगे हुए हैं उस बॉडी के अंदर। और यहाँ पर आपके पास एक फंक्शन या एक कॉलिंग लिखी हुई है, उसका नाम है रेंडर बॉडी का। जी। बेसिकली ये रेंडर बॉडी का जो फंक्शन है, ये आपके व्यू को इस सेक्शन के ऊपर जाके रिप्लेस कर देता है। वो कैसे करता है उसको भी हम देखते हैं। अच्छा, अब हम जाते हैं एम्प्लॉय का जो व्यू बना है हमारा, ये वाला व्यू।
इस व्यू के अंदर सिंपल सी चीज़ है हमारे पास, इसको फिलहाल स्किप कर दें, अभी हम सिर्फ इस H2 के टैग को देखें। एक इंडेक्स लिखा हुआ है। अगर मैं इस एप्लीकेशन को अब स्टार्ट करता हूँ और अपने कंट्रोलर पे चला जाता हूँ, क्या नज़र आ रहा है आपको आपकी वेबसाइट के ऊपर? इंडेक्स ही लिखा हुआ है। इंडेक्स लिखा हुआ है आपका। ये इंडेक्स कहाँ से लिखा गया है? सबसे पहले इसकी यूआरएल देखें, आपकी यूआरएल क्या बन रही है। ये आपका सर्वर है, लोकल होस्ट पे एप्लीकेशन रन हुई है, इसलिए लोकल होस्ट सर्वर है। उसके बाद आपका एम्प्लॉय नाम लिखा हुआ है। एम्प्लॉय किस चीज़ का नाम है आपका? कंट्रोलर। कंट्रोलर का नाम। एम्प्लॉय के बाद स्लैश, और स्लैश के बाद पेज का नाम, इंडेक्स। ये इंडेक्स उसको बता रहा है कि मैंने इस इंडेक्स के ऊपर आना है। हमने यही डिस्कस किया था ना पहले, जो हमने कल पिक्चर्स देखी थी कि आपका जो ये डायग्राम हमने कल डिस्कस की थी ना, कि क्लाइंट जी। रिक्वेस्ट करता है और वो रिक्वेस्ट कंट्रोलर के ऊपर कहीं पर आती है। जी। बेसिकली क्लाइंट यानी कि इस ब्राउजर ने रिक्वेस्ट की कि मुझे एम्प्लॉय के इंडेक्स पेज के ऊपर ले जाओ। तो ये हमारा ये वाली एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। ठीक है। क्लियर है? जी। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, सिंपल हम एक व्यू रिटर्न कर रहे हैं। वो व्यू कौन सा है? ये वाला व्यू है। अगर मैं यहाँ पे जाके कहता हूँ दिस इज इंडेक्स पेज ऑफ एम्प्लॉय कंट्रोलर, और इसको सेव करता हूँ, इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो क्या वही टेक्स्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया? जी जी। सर। यानी कि मेरी राउटिंग काम कर रही है। जो मेरा ये वाला स्टेप था, क्लाइंट से रिक्वेस्ट आनी है कंट्रोलर पे, और कंट्रोलर ने स्पेसिफिक व्यू को फाइंड करके रिजल्ट वापस भेजना है, मेरा वो वाला काम सक्सेसफुल चल गया है। हम्म। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इंडेक्स 1 करके एंटर करता हूँ, तो मुझे अब वो सिस्टम एरर दे रहा है कि रिसोर्स कैन नॉट बी फाउंड। क्यों नहीं फाउंड हो रहा? क्योंकि उसको एम्प्लॉय के अंदर इंडेक्स 1 पेज नहीं मिला। यहाँ पे कोई इंडेक्स 1 पेज पड़ा हुआ है? नहीं। नहीं पड़ा हुआ। अगर हम इसको कॉपी करें, नीचे पेस्ट करें, और इसका नाम इंडेक्स 1 कर दें, और अब मैं इसमें जाके राइट क्लिक करके ऐड व्यू करता हूँ, इंडेक्स 1 व्यू बनाया मैंने, और यहाँ से मैंने कर दिया इसको दिस इज इंडेक्स 1। और अब हम इसको अगर स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक हमारा पेज था पहले, इंडेक्स तक। जी। और अगर मैं इस इंडेक्स के बाद अब 1 लगा देता हूँ, तो मुझे वो इंडेक्स 1 पे ले गया। हम्म। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? कंट्रोलर ने क्या किया, कंट्रोलर ने व्यू को कैसे फाइंड किया? जी। जी। इसमें कोई कंफ्यूजन? नहीं। नहीं क्लियर। कुछ सवाल है इसके अंदर तो पूछ लें। सना, आपका कोई क्वेश्चन इसके अंदर? नहीं सर। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? हम बेसिकली इस पिक्चर को, ये जो हमने उस दिन ये डायग्राम डिस्कस की थी जी परसों, जी। उसका हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखने के रिक्वेस्ट कहाँ आती है और उस रिक्वेस्ट ने क्या करना है। क्लियर है? जी। अच्छा, अब हम अपने व्यू पे चलते हैं। ये मेरा व्यू था। इस व्यू में देखें कुछ कंपोनेंट्स आपको बने हुए हैं। एक एट द रेट ऑफ करली ब्रेसेस लगी हुई है, और इसके अंदर कोई काम हो रहा है। अब बेसिकली इस व्यू के दो पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट होता है रेजर सिंटेक्स। हम यहाँ लिख लेते हैं कि पहला पार्ट होता है रेजर सिंटैक्स। रेजर सिंटेक्स हमारा होता है, और दूसरा पार्ट हमारा होता है पेज का कंटेंट होता है। ठीक है?
ठीक। आपकी जो भी चीज एट द रेट ऑफ से स्टार्ट हो रही होगी वो आपका रेजर सिंटैक्स होगा, यानी वहां पर आपका सर्वर साइड कोड रन हो रहा होगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। सर्वर साइड कोड से मतलब क्या है कि वहां पर हो सकता है कि आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो सर्वर का, हो सकता है वहां पर आप डेटाबेस एक्सेस कर रहे हो सकता है वहां पर आपने कोई अल्गोरिदम लिखा हुआ हो, कोई आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो जिसकी बेस पे आपने अपने व्यू को रिटर्न करना है या पेज का कंटेंट बनाना है। तो जितनी भी चीज़ें हमारी एट द रेट ऑफ के अंदर होंगी वो सारी की सारी हमारी रेजर सिंटैक्स है, और जितना भी हमारा बाकी उसके अलावा कंटेंट होगा वो सारा का सारा हमारा पेज कंटेंट है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जी ये पेज कंटेंट हमारा क्या करता है, रेजर हम इसको किस तरह से क्या क्या चीज़ें रेजर में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने जो मेरा इंडेक्स पेज था ये वाला इंडेक्स पेज है। अब इसके टॉप पे देखें टैब पे आ रहा है इंडेक्स डैश माई ASP.NET एप्लीकेशन, ये टाइटल है इसका। ये टाइटल कहाँ से सेट हो रहा है, अगर आप इस एट द रेट ऑफ में देखें तो आपके पास आ रहा है व्यू बैक डॉट टाइटल और वो टाइटल लिखा हुआ है इंडेक्स। बस। अगर मैं कहता हूँ इंडेक्स ऑफ एप्लीकेशन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इसको सेव करता हूँ और इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए मेरा टाइटल चेंज हो गया। जी। जी। उसने क्या किया, उसने उस टाइटल को, जो भी मैं टाइटल यहाँ भेज रहा हूँ, उसने उस टाइटल को चेंज कर दिया मेरे एप्लीकेशन के फ्रंट टाइटल के साथ। हम्म। ठीक है। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा इसको देखते हैं रेजर सिंटैक्स से हम और क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रेजर सिंटैक्स में रहते हुए, बल्कि इस पेज के ऊपर रहते हुए मैंने बेसिक्स एग्जांपल, हमने 2 नंबर का सम लेके प्रिंट करना है यहाँ पे, तो वो हम कैसे करेंगे। मैं क्या लिखूंगा इधर, 2 + 2 = 2, ऐसे लिखूंगा। बिल्कुल। सम लेना, और मैंने सम का यही तरीका कार है ना। जी। क्या यहाँ लगता है पे ये, A+B नहीं आएगा? अभी वेरिएबल नहीं डिक्लेयर नहीं ठीक कर है। रहे ना, विदाउट डिक्लेरेशन कर रहे हैं, डायरेक्टली प्लस लेना है दो मैंने वेरिएबल्स का या 2 नंबर्स का। जी जी। उसका तरीका अगर यही है, ये टेक्स्ट लिखा जाए और यानी कि मुझे ये रिजल्ट क्या रिटर्न करना चाहिए, 2 + 2 = 4, ये मैंने मैसेज प्रिंट करना है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है। इस मैसेज को प्रिंट करने का यही तरीका है। अगर इसको रिफ्रेश करते हैं तो क्या लिखा आ रहा है आपके पास, सेम वैसे ही एज इट टेक्स्ट आ गया। टेक्स्ट आ गया। तो यानी इसके ऊपर कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ। उसकी रीज़न ये है कि हमारी HTML जो है उसके ऊपर हम कोई अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते। हमें जावास्क्रिप्ट की फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की या फिर हमें बैक एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है इस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो इसको अगर मैंने सर्वर साइड कोड बनाना है तो मैं क्या करूँगा, एट द रेट ऑफ, और ये कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। हम्म। अब क्या हुआ, ऑपरेशन परफॉर्म कर। उसने ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। वो क्यों परफॉर्म कर दिया, क्योंकि मैंने लगाया है एट द रेट ऑफ। ऐड करें। कंपाइल हुआ, कंपाइल होके हमारे कंपाइलर को पता चल गया कि भाई ये आपका रेजर सिंटैक्स है, यानी कि रेजर सिंटैक्स ने सर्वर पे रन होना है। सर्वर पे रन होने के लिए 2 + 2 न्यूमेरिकल ऑपरेशन है। उसने उन दोनों का सम लिया और यहाँ पर उसको एज अ रिजल्ट रिटर्न करवा के HTML में प्रिंट कर दिया। हम्म। क्लियर है। जी। सर ये इंडेक्स ऑफ एप्लीकेशन के बारे में बता दीजिएगा। किसके बारे में बता दूं, ये एक बार पॉइंट रिपीट कर दे सर। इस ऑपरेशन को सर दोबारा वो रिपीट कर दूं। पॉइंट नहीं, वो एक कह बार रहे हैं रिपीट। इंडेक्स ऑफ एप्लीकेशन को। इंडेक्स डॉट एप्लीकेशन कहाँ है, इसको, इसकी बात कर रहे हो आप। सर ये जो यानी कि ऑपरेशन जो हमने लगाया सम का, ये वाला पॉइंट एक बार दोबारा रिपीट कर दें। मैंने आपको बताया कि एट द रेट ऑफ आपका
ऑपरेटर जो लग रहा है ये वाला, ये ऑपरेटर हमारे पास रेजर सिंटैक्स का डिक्लेरेशन ऑपरेटर है। यानी कि इस व्यू में जहाँ पर भी आप एट द रेट ऑफ लगाएंगे तो वहाँ पर हमारा पेज जो है इसको सर्वर साइड कोड के तौर पे ट्रीट कर रहा होगा, यानी इस पे कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेगा वो। ठीक है। ठीक है। तो इस टाइम पे मेरी ज़रूरत थी कि मैंने इन दो नंबर्स का सम लेना था। तो वो सम लेने के लिए मैंने क्या किया कि ये तो सिंपल मेरा HTML का कंटेंट है, इसने तो एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाना है। उसके बाद जो ठीक है। सम है मैंने उसको एट द रेट ऑफ और 2+2 में लिखा, तो उसने मुझे उनका अरिथमेटिक रिजल्ट रिटर्न करके एज एन HTML मैंने उसको यहाँ पे शो करवा दिया। ठीक है। क्लियर हुई बात? ठीक ठीक जी ठीक। सर, जी। हम हमेशा इसके स्टार्ट में लिखेंगे ना एट का साइन, बाद हमेशा में नहीं स्टार्ट, लिखेंगे? नहीं बाद में नहीं ठीक लिख है। सकते। अब अगर इसके बाद में मैं लिख दूंगा 2+2 के बाद में, तो वो तो इसके बाद वाले सारे ऑपरेशन मेरे जो हैं वो रेजर सिंटैक्स में आ जाएंगे ना। जी जी। इसलिए जिस चीज़ को आपने रेजर सिंटैक्स में कन्वर्ट करना है उसके स्टार्ट में आप एट द रेट ऑफ लगा देंगे। ओके। अच्छा, अब हम बात करें तो हमने वेरिएबल डिक्लेयर करके उन वेरिएबल में नंबर रख के वो प्रिंट करने थे, तो वो हम कैसे करेंगे? ये एट द रेट ऑफ करली ब्रेसेस लगी हुई है, यानी कि ये मेरे पास मल्टीपल लाइन के अंदर सर्वर साइड का कोड लिखा जा रहा है। यहाँ पर मैं दो वेरिएबल्स बना सकता हूँ। सॉरी, इसको हम कह देते हैं इंटीजर a इक्वल्स टू 1, इंटीजर b इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि a प्लस b इक्वल्स टू a प्लस b। अब जब मैं ये करूँगा तो देखें क्या रिजल्ट बनता है। सॉरी। क्या रिजल्ट बना, उसने क्या एक्शन परफॉर्म किया? एडिशन का। एडिशन का ही। लेकिन इन वेरिएबल्स को यूज करते हुए। जी। जी ठीक हो गया। ठीक। अब अगर आपने इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करना है तो फॉर्मेट करने का जो तरीका हमने पहले स्टडी किया था, हम वो कैसे कर सकते हैं? हम यहीं पे कहते हैं स्ट्रिंग रिजल्ट इक्वल्स टू, हमने ये पढ़ा था ना स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट का फंक्शन। जी। ये क्या कहता है? 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, कॉमा 0 के ऊपर मैं क्या भेजूंगा? a b, बी और a सी। प्लस b। और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एक और एच लगा के मैं कहता हूँ एट द रेट ऑफ रिजल्ट। क्या बना? 1+2 = 3। यानी कि उसने उन वेरिएबल्स को भी इसके अंदर डाल के अब स्ट्रिंग एक बना दी मुझे, और मैंने सिंपल वो स्ट्रिंग जो है वो यहाँ पर आउटपुट कर दी रिजल्ट के तौर पे। सर हम जीरो क्यों लिख रहे हैं? स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट को हमने क्या पढ़ाया था मैंने आपको स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट के ऊपर, कि स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट क्या करता है, कोई सी भी आपकी लिटरल स्ट्रिंग को उठा के उनको कन्वर्ट कर देता है इस लिटरल्स के साथ। यानी जीरो इंडेक्स आपने लगाया है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, तो यहाँ पर जो पहला आपका लिटरल है वो प्लेस हो जाएगा, इस केस में a प्लस एज अ स्ट्रिंग डील होगा। फिर दोबारा से एक लिटरल आएगा जो लिटरल नंबर ये होगा, और उसके बाद लिटरल नंबर ये होगा। ठीक। सना नहीं है क्लियर ये चीज? सर नहीं हुई। हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से। 0 से। यानी कि ये मेरे पास क्या होगा, अगर हम इन तीन चीजों की बात करें, इनमें ये a किस इंडेक्स पे है, जीरो। b किस इंडेक्स पे है, 1। और ये किस इंडेक्स पे है? ये 2 पे आ जाएंगे। 2 पे आ जाएंगे। तो मैंने यहाँ से ये तो उठाया, मैंने उसको कहा कि 0 इंडेक्स प्लस 1 इंडेक्स इक्वल्स टू 2 इंडेक्स। उसने क्या किया, 0 इंडेक्स पे a रिटर्न कर दिया, 1 इंडेक्स पे b रिटर्न कर दिया, और 2 इंडेक्स के ऊपर a प्लस b जो भी अरिथमेटिक रिजल्ट था वो रिटर्न कर दिया।
क्लियर हुई बात? हो गई। यहाँ भी कंफ्यूजन है? हो गई क्या? यहाँ पर इसका मतलब हम ये भी कर सकते हैं द सम ऑफ, अब इसको मैं सेव करूंगा तो मेरे पास साथ द सम ऑफ लिखा हुआ आ रहा है। हम्म, ठीक है। ठीक है। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? जी ठीक है। ये है आपका व्यू, कि व्यू कैसे काम कर रहा होता है। अब हम व्यू पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल नहीं मैं सर, आपसे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सॉरी, सना कुछ पूछ रही हैं आप? नहीं सर, आप कंटिन्यू करो। मैं व्यू पे क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता हूँ? फॉर एग्जांपल मैंने किसी वैल्यू के बेस पे अपने व्यू का रिजल्ट जो है या व्यू का डिस्प्ले करने का जो तरीका है उसको चेंज करना है। फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास नहीं जब, सर। सना आप 10-10 मिनट के बाद जवाब दे रही है, मेरे ख्याल से आपका नेट आज भी स्लो चल रहा है। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैंने इन दोनों का रिजल्ट जो है उनकी बेस पर अपने व्यू का रिजल्ट चेंज करना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास a+b आ रहा था। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरी वैल्यू c की 3 से कम हो या 3 के इक्वल हो तो मेरे व्यू में कुछ और रिजल्ट मुझे नज़र आए, लेकिन जब वैल्यू इसके अलावा कुछ हो तो मेरे पास रिजल्ट कुछ और नज़र आए। ये काम हम व्यू में कैसे कर सकते हैं? बेस्ड ऑन सम वैल्यू अपने व्यू का रिजल्ट कैसे चेंज कर सकते हैं? अगर मैं यहाँ पर लगाऊं एट द रेट ऑफ इफ, इफ की स्टेटमेंट लगाई मैंने, और मैंने कहा कि सी की वैल्यू, अगर सी की वैल्यू इक्वल्स टू है 3 के तो ये काम कर दो, एल्स ये काम कर दो। यहाँ मैं कहता हूँ कि जी वैल्यू इज 3, और मैं कहता हूँ वैल्यू इज नॉट 3। इसको हम अगर रिफ्रेश करें तो उसने हमें क्या रिस्पॉन्स दिया है? वैल्यू इज 3, क्योंकि वो हुआ, वैल्यू 3 है। क्योंकि वैल्यू 3 है। हुआ क्या बेसिकली, अब इसको हम फॉर एग्जांपल ये कर देते हैं चेंज, अब वो क्या कह रहा है? वैल्यू इज नॉट 3। नॉट 3। हो क्या रहा है कि मैं व्यू के अंदर किसी भी वेरिएबल की बेस पे, सर्वर साइड वेरिएबल की बेस पे अपने व्यू का रिजल्ट या अपने व्यू का डिस्प्ले या आउटपुट चेंज कर सकता हूँ रेंडर होने से पहले। मैंने कम्बिनेशन ऑफ सर्वर साइड कोड और HTML कोड को मिला के एक यूजर सिंटैक्स बनाया और उसकी बेस पर मेरा रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले हो रहा है ब्राउजर के अंदर। ठीक है। हम्म, अगर हम ये इसके साथ ऐट ना लगाएं फिर? इसके साथ इसके साथ। आप ऐड ना लगाएं, इसको सेव करें और अब आप अपना रिजल्ट देखिए क्या होता है। वो एज इट इज टेक्स्ट ही आ गया, ठीक है। क्योंकि HTML को नहीं पता कि ये इफ स्टेटमेंट क्या है। HTML के लिए ये सिंपल टेक्स्ट ही है, आपका स्पैन एलिमेंट है ये सिंपल। हम्म, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए आपको इसके साथ रेजर लेटर लगाना ज़रूरी है। जैसे आप इफ लगाएंगे तो उसने उसको रेजर सिंटैक्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक। ठीक है। ठीक है। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर कि हम व्यू के अंदर किस तरह से अपना रिजल्ट रेंडर कर सकते हैं? सना आप सुन रही हैं?
मेरे ख्याल से आज इनका नेट फिर नहीं चल रहा। जी सर मैं सुन रही हूँ। तो फिर बताएं कि इसमें कोई कंफ्यूजन है? सर नेट नहीं चल रहा, मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। सर नेट नहीं चल रहा मुझे, वो जहाँ तक मुझे समझ नहीं सकती है जो मैं आपसे समझ रही थी। आपकी रोबोटिक आवाज हो गई, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कह रही है। आप अपना इंटरनेट एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट हो, ताकि आपको आवाज क्लियर हो, चीजों को पता चले आपको क्या हो रहा है। बाकी दोनों जहन और आपको क्लियर है? जी इस्मान भाई क्या। व्यू में किसी किस्म की कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछें कि व्यू कैसे काम करता है, व्यू रिजल्ट को कैसे रेंडर करता है। हम्म, ठीक। अच्छा, अब हमने लेआउट डॉट सी एस एच टी एम एल को पढ़ा था। हमें आइडिया होगा कि सी एस डॉट एच टी एम एल किस तरह से काम कर रही थी। इसमें ये रेंडर बॉडी का फंक्शन जो है, इसके ऊपर वो चीज़ हमारी कैसे रेंडर हो रही है। अगर थोड़ा सा इसके टैग्स को देखें आप, तो सिंपल एच टी एम एल हेड का टैग है, बॉडी का टैग है आपका। बॉडी के अंदर आपके पास ये एक क्लास बनी हुई है, उसमें रेंडर बॉडी है, और नीचे फूटर लगा हुआ है आपका। और फूटर में वही टेक्स्ट है आपका जो यहाँ पर आपको रिटर्न हो रहा है। जी इसका मतलब अगर आप इंडेक्स 1 पे भी जाएंगे तब भी आपको बाकी सारी चीज़ें आपका हेडर फूटर में सेम मिलेंगी टेम्पलेट की। सिर्फ आपका जो व्यू है वो व्यू इस रेंडर बॉडी की जगह रिप्लेस हो जाएगा आके। सही। ठीक है। लेआउट डॉट सी एस एस एम एल का इतना ही काम है। थीम वगैरह जब हम अप्लाई करते हैं तो हम इस पर देखेंगे कि हमने थीम को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। सर हम फुटर चेंज कर सकते हैं फिर इस तरह, फुटर का व्यू। जी, आप फुटर को चेंज करें, यहाँ पे आप जाकर जो मर्जी फुटर में डाल दें, एक पी डाल दें, उसको सेव करें, आपका फुटर चेंज हो गया। ये आपके हर पेज के लिए चेंज हो जाएगा जहाँ जहाँ पे आपका वो लग रही है लेआउट। ये देखिए, ठीक है। जी सर ठीक। ठीक है। अच्छा, अब कुछ सिनेरियो ऐसे आ सकते हैं जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट हो कि यार ठीक है, ये मेरा टेम्पलेट पेज तो लग रहा है, लेकिन इस स्पेसिफिक पेज के लिए या स्पेसिफिक व्यू के लिए कोई टेम्पलेट पेज ना अप्लाई हो। ऐसी रिक्वायरमेंट हो सकती है ना? हम्म तो अगर आपने अपने पेज को उस मास्टर पेज से या मास्टर लेआउट से बाहर निकालना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए आप अपने इस कोड में जाके ये एक लाइन लिखेंगे। उसने क्या किया, उसने आपका सारा कोड जो है वो मास्टर से निकाल दिया। वो स्टैंड अलोन व्यू के तौर पर रेंडर हो रहा है अब। सही। मैंने क्या किया, मैंने इंडेक्स के पेज में इन करली ब्रैकेट्स के अंदर एक लाइन लिखी है, लेआउट इक्वल्स टू नल। हम्म यानी कि लेआउट कोई भी नहीं मेरी यूज करनी। अब कोई भी लेआउट ना यूज करने का मतलब है कि ये स्टैंड अलोन पेज के तौर पर डील होगा। जब स्टैंड अलोन पेज के तौर पे उसने रेंडर हुआ, तो उसने एज इट इज सिंपल ये जो HTML बन रही थी यहाँ पे, उसने वो वाली HTML रेंडर की। अगर इसको आप कमेंट करें और अब रिफ्रेश करेंगे, तो फिर से आपकी एप्लीकेशन में फुटर और वो सारी की सारी चीज़ें अटैच होना शुरू हो गई। हम्म ठीक है। ठीक हो गया? जी सर। ठीक है। सना, आपको आवाज़ आ रही है अब? मेरे ख्याल से इनको आवाज़ नहीं आनी, आज इनका नेट नहीं चल रहा। अच्छा, खैर। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं कि ठीक है यार, इस इंडेक्स से मेरे पास व्यू में तो डेटा जा रहा है, यानी व्यू रेंडर तो हो रहा है, लेकिन हमने बात उस दिन ये की थी
कि हमारा व्यू कंट्रोलर पे जब रिक्वेस्ट लैंड होगी तो सबसे पहले व्यू फाइंड होगा, व्यू रिस्पेक्टिव मॉडल को फाइंड करेगा, और रिस्पेक्टिव मॉडल और व्यू मिल के आपस में एक स्क्रीन जो हमारी प्रेजेंट कर रहे होंगे, एक व्यू को रिजल्ट कर रहे होंगे। ऐसे डिस्कस किया था हमने। जी तो अब बात आ जाती है कि कंट्रोलर मॉडल को यूज करते हुए व्यू में डेटा कैसे भेजेगा। ठीक है, ठीक इस चीज को डिस्कस करने से पहले हम एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं कि हमारे पास विदाउट मॉडल अगर हमने अपने कंट्रोलर से व्यू के अंदर डेटा भेजना है तो वो हम कैसे भेजेंगे। यहाँ पे अगर मैं जाके लिखता हूँ व्यू बैग डॉट फर्स्ट नेम, एक प्रॉपर्टी बनाता हूँ मैं, ये कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है आपकी, इसको मैं नेम भी कह सकता हूँ, और इसमें मैं कहता हूँ कि जी ये प्रॉपर्टी है, हम इसको कहते हैं जी के ये जैन इसका नाम है। इस व्यू बैग के अंदर एक प्रॉपर्टी सेट की और उसका वैल्यू है जैन की। ठीक है, ठीक ठीक है। अब ये मेरा व्यू था, मैंने राइट क्लिक किया, मैं व्यू पे गया, ये मेरा व्यू आ गया। यहाँ पर मैं इस प्रॉपर्टी को गेट भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे जाके वैल्यूज तो कर रहे हैं हम लोग, यहीं पे जाके हम लोग इसको कहते हैं जी एक और h2, और मैं कहता हूँ व्यू बैक वैल्यू इज व्यू बैक की वैल्यू क्या आपको शो हो रहा है अब यहाँ पे, जी हाँ जैन। ठीक है, लेकिन अगर मैं यही लाइन आपकी उठाता हूँ व्यू बैक से वैल्यू एक्सेस करने की, और जो हमने दूसरा व्यू बनाया था ये वाला व्यू, यहाँ जाके पेस्ट कर देता हूँ इस चीज़ को, और अपने इसको रिफ्रेश करता हूँ और इस पेज में जाता हूँ या इस व्यू पे जाता हूँ, तो मुझे उसने क्या कहा, व्यू बैक हम्म वैल्यू इज कुछ भी नहीं है। हम्म उसकी रीज़न क्या है,